हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सेफ़ होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट की थी न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स। तो उसमें मैंने आपको फॉरवर्ड ऑपरेटर बहुत अच्छे से बिल्कुल डीप में समझा दिया था। अगर आप में से किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मेंशन करने की कोशिश करूँगी, आप वहाँ से उसको देख लेना। ठीक है, डाल दूँगी मैं, देख लेना। आज हम पढ़ेंगे बैकवर्ड डिफरेंस क्या होता है। कल हमने पढ़ा था फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है। इन दोनों को रिलेट करके अगर आप पढ़ोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा आपको समझने में। ठीक है, अगर मतलब आपने फॉरवर्ड पढ़ रखा है तो ये इजीली समझ में आ जाएगा, आप रिलेट कर पाओगे कि उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। तो देखो, हमने फॉरवर्ड पढ़ा था। फॉरवर्ड का फॉर्मूला क्या था? अगर एफ ऑफ एक्स की बात करूँ मैं, डेल ऑफ एफ एक्स की, तो फॉरवर्ड में क्या होता था? एफ ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ ऑफ एक्स, है ना, ऐसे ही होता था ना, डेल ऑफ एफ एक्स। और इसमें हम नेम कैसे करते थे? जो बाद वाला होता था ना, वो उसका नेम होता था। मतलब अगर मैंने आपको टेबल बनानी सिखाई थी, उसमें अगर मुझे किसी वैल्यू की नाम निकालना है कि ये किसकी वैल्यू है, डेल वाई नॉट स्क्वायर की है या फिर डेल वाई नॉट क्यूब की है, तो जो बाद वाला नंबर होता था वो नाम में आता था। बट अब हम आज जो हम पढ़ेंगे वो है बैकवर्ड। ये इससे अपोजिट है। देखो, बैकवर्ड डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है? एक तो इसका सिंपल अपोजिट हो जाता है, ये ऐसे डेल था, ये वाला डेल ऐसे बन जाता है, एफ ऑफ एक्स। और ये किसके इक्वल होगा? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि ये एक डिजिट बैक ले जाता है, फॉरवर्ड एक डिजिट फॉरवर्ड कर देता था, एक्स था तो एक्स प्लस एच कर देता था। बट यहाँ क्योंकि बैकवर्ड यूज़ हो गया है तो x माइनस एच हो जाएगा और ये एफ ऑफ एक्स पहले आएगा। इसमें ये बाद में होता था, इसमें ये पहले है, ये ही इसमें मेजर डिफरेंस है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, देखो मैंने वैल्यूज़ ले ली। क्या ले ली मैंने वैल्यूज़? वाई ए माइनस एच, वाई ए और वाई ए प्लस एच। मैंने क्या ले ली? ये एंट्रीज ले ली। किसके कॉरस्पॉन्डिंग ली मैंने एंट्रीज? ए माइनस एच, ए और ए प्लस एच। ये क्या है? आपके आर्ग्यूमेंट्स। मैंने आपको बताया था ना आर्ग्यूमेंट्स और एंट्री क्या होती है, मैं बता देती हूँ दोबारा। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है कि एक्स की वैल्यू, मैंने एक्स की वैल्यू अगर ए माइनस एच ली तो वाई की वैल्यू क्या बन जाएगी? वाई ऑफ ए माइनस एच। एक्स की वैल्यू अगर ए ली तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी? वाई ऑफ ए। और अगर आपने ए प्लस एच लिया तो क्या बन जाएगा? वाई ऑफ ए प्लस एच। जो ये एक्स की वैल्यू होती है, जो इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है, उसकी वैल्यू को बोला जाता है आर्ग्यूमेंट, और जो डिपेंडेंट फंक्शन होता है उसको बोला जाता है एंट्रीज। तो ये आपकी क्या है? एंट्रीज हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो देखो, डेल ऑफ वाई ए क्या होता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? बताओ मेरे को, डेल ऑफ वाई ए क्या आएगा? आप कैसे बताओगे? मैं बता देती हूँ। देखो, ये वाला ऑपरेटर वाई ए, इसी ध्यान रखना कि बैकवर्ड ऑपरेटर है। तो इसमें क्या होगा? इसमें हम कैसे लिखेंगे इसको? आगे तो जो ये है इसी का ही नाम, माइनस ए है तो ए माइनस एच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाई ऑफ ए माइनस एच। ठीक है, अगर आप यहाँ से निकालना चाहो तो वाई ऑफ ए माइनस वाई ऑफ ए माइनस एच, अगर आप ऐसे करोगे तो वो किसका नाम होगा? बैकवर्ड ऑपरेटर वाई ए का। ठीक है, अगर मैं निकालना चाहूँ वाई ए प्लस एच, तो देखो यहाँ तो जो ये नाम है वही आ जाएगा, और इसमें से क्या माइनस होगा? इसमें से एक एच कम, तो ए प्लस एच माइनस एच करोगे। देखो क्या करोगे? ए प्लस एच माइनस एच, बट एच से एच तो कट जाएगा, तो वाई ऑफ ए। तो इट मीन्स वाई ऑफ ए प्लस एच माइनस वाई ए, तो ये किसका नाम हो गया? डेल ऑफ वाई ए प्लस एच। सिमिलरली अगर मैं 2 के लिए निकालूँ ए प्लस टू एच, तो वो क्या होगा? वाई ऑफ ए प्लस टू एच माइनस ए प्लस टू एच में से भी एच माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? वाई ऑफ ए प्लस एच। तो सिमिलरली अगर मैं से चलती जाऊँ और मैं nth टर्म के लिए बात करूँ तो वाई ऑफ ए प्लस एन। अब देखो यहाँ पे क्या फ़र्क है, मैं बताती हूँ। एन एच के लिए क्या होगा? आगे तो ये टर्म आ जाएगी, वाई ऑफ ए प्लस एन एच। इसमें से मैं क्या माइनस कर दूँगी? एन में से एक टर्म कम, यानी कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, है ना, ये फ़र्क आएगा। अगर आपको ध्यान हो तो जब मैंने फॉरवर्ड टेबल कराई थी तो यहाँ मैंने आपको n माइनस वन लिखवाया था। वो किस लिए लिखवाया था? क्योंकि फॉरवर्ड में जो नाम था, फॉरवर्ड का फॉर्मूला ये था
अगर मैं y ऑफ a प्लस एन एच की वैल्यू निकालूंगी तो यहाँ मेरे को n प्लस एच करना पड़ता, लेकिन मेरे पास तो नंबर ऑफ टर्म्स ही n होती है, तो मैं n प्लस एच कैसे कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। तो यहाँ पर हमने फॉरवर्ड टेबल में n माइनस वन लिखा था, बट बैकवर्ड में हम यहाँ पे n लेके चलते हैं, तो ये भी एक डिफरेंस है, याद रखना, फॉरवर्ड में और बैकवर्ड में। ठीक है, क्लियर है। तो ये तो थी सिंपल बात। अब अगर मैं बात करूँ स्क्वायर की, तो देखिए अगर मेरे को डेल स्क्वायर वाई ए निकालना हो, ये स्क्वायर का मतलब ये नहीं होता कि ये डेल का स्क्वायर है, इसका मतलब ये होता है कि ये ऑपरेटर दो बार है। तो ये कल भी बताया था, स्क्वायर हो, क्यूब हो, पावर 4 हो, पावर 5 हो, कुछ मर्जी हो, आपने आगे वाले की वैल्यू लिखनी है पहले एज इट इज़। डेल वाई ए की वैल्यू लिखो एज इट इज़, जो भी आपने निकाली है। तो क्या निकाली आपने, वाई ऑफ ए माइनस वाई ऑफ ए माइनस एच। अब यहाँ पे अगर 2 पावर है तो आगे एक एक डेल लगा दो, कम कर दो डेल को दोनों के आगे। ठीक है, समझ गए। देखो अगर आपने ये निकालना है तो पहले आपने जो निकालना सीखा है इसकी डेल वाई ए प्लस है, इसको भूल जाओ कि इस पावर 2 भी है, सिंपली इसकी वैल्यू लिख दो एज इट इज वाई ऑफ। ठीक है, अब क्योंकि पावर 2 है तो एक एक डेल आगे लगा दो ऐसे, तो ये आपकी वैल्यूज ऐसे निकलती है। समझ रहे हो मेरी बात। ठीक है, अब अगर मेरे को इसका ऐसे करना हो, a प्लस 2h की निकालनी है, तो ये वैल्यू निकाली थी एज इट इज़ यहाँ लिख दो, और आपको आनी भी चाहिए, पता भी होना चाहिए कि हमने कैसे निकाली, और इनके आगे क्या लगा दो, डेल लगा दो, बस हो गया। ऐसे ही इसका अगर मुझे जनरल फॉर्मूला बनाना हो तो कैसे बनेगा, कि पावर अगर n हो जाए और यहाँ पे क्या होगा, y ऑफ a प्लस एन एच, क्योंकि यहाँ बैकवर्ड की बात कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पे n ही लेना पड़ेगा। ये क्या होगा, यहाँ पे एक 2 था तो 1 थी, 1 था तो 2 थी, अगर यहाँ पे 3 होगा 3 हो जाएंगी तो ये 2 2 में डिवाइड हो जाएंगी, 4 होंगी। अगर देखो ऐसे मैं एक करके दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पे मान लो 4 है और वाई ए प्लस 3h है, तो 4 है तो पावर यहाँ पे 3 3 ऐड होगी, यहाँ पे 3 3, और क्योंकि y ऑफ a प्लस 3h है तो क्या नाम होगा यहाँ पे तो y ऑफ a प्लस 3h एज इट इज़, और यहाँ क्या हो जाएगा y ऑफ a प्लस 3h माइनस h, तो a प्लस 2h। ठीक है, तो n है तो पावर n माइनस 1 हो जाएगी यहाँ पे यही टर्म आएगी y ऑफ a प्लस एन एच। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट होगा, पावर n माइनस 1, और n में से भी एक नंबर कम, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। क्लियर है मेरी बात, समझ आ गई। ठीक है, अब देखो हम टेबल बनाना सीखते हैं। जैसे कल मैंने आपको फॉरवर्ड टेबल सिखाई थी, आज हम देखेंगे बैकवर्ड टेबल। कुछ डिफरेंस नहीं है, मेजर डिफरेंस बस ये है, x की वैल्यूज़ यहाँ पे लेते हैं हम, y की वैल्यू यहाँ पे लेते हैं, ये चीज़ सेम रहेगी। देखो फ़र्क क्या रहेगा, जैसे कि सपोज ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फॉर जस्ट एग्जाम्पल मैं ऐसे ही कोई भी रैंडम वैल्यूज़ ले रही हूँ, मान लो 5 है, ये 7 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है। ठीक है, तो डेल ऑफ वाई निकालने का फॉरवर्ड में क्या तरीका होता था, मतलब सब्ट्रैक्ट करते थे हम 7 माइनस 5 और ये करते थे, है ना। इसमें भी हम सेम प्रोसीजर ही फॉलो करेंगे। यहाँ पे 7 माइनस 5 करोगे तो क्या आएगा 2, 9 माइनस 7 करोगे तो क्या आएगा 2, 10 माइनस 9 करोगे तो क्या आएगा 1, 11 माइनस 10 करोगे तो क्या आएगा 1। अब देखो ये फॉरवर्ड टेबल नहीं है, ये वाला साइन लगाएंगे हम, क्योंकि ये बैकवर्ड टेबल है, ये वाला साइन यूज़ करेंगे। अगर ये फॉरवर्ड टेबल होती तो देखो, तो इसका नाम क्या रखते, ये आपका क्या था, डेल वाई 1 था। देखो क्या था ये, डेल वाई, अगर फॉरवर्ड टेबल की मैं बात करूँ तो इसको मैंने कैसे लिखा है, ये आपका वाई नॉट है, ये आपका वाई 1 है, ये आप इसको ऐसे लिख दो ना, वाई नॉट, वाई 1, वाई 2, वाई 3, वाई 4। अगर ये फॉरवर्ड टेबल होती तो मतलब मैंने क्या वैल्यू निकाली है, मैंने ना y1 माइनस वाई नॉट निकाला है, और फॉरवर्ड में बाद वाले का नाम लिखा जाता है, यानी कि ये डेल वाई नॉट की वैल्यू हो जाती फॉरवर्ड होती तो। बट क्योंकि अब ये बैकवर्ड टेबल है तो बैकवर्ड में क्या फ़र्क होगा, करा तो मैंने अभी भी यही है, y1 माइनस वाई नॉट ही किया है, बट अभी मैंने आपको बताया कि बैकवर्ड में जो पहले वाला नाम होता है ना वो नाम होता है, यानी कि ये y1 हो जाएगा, बस फ़र्क इतना है। मतलब इसमें क्या है, देखो y1 नीचे है ना, y1 नीचे, ये इसका नाम y1 है, यहाँ y2 आएगा, यहाँ y3 आएगा, यहाँ y4 आएगा, यानी कि नीचे से नाम शुरू हो रहे हैं और ऊपर वाला रह जाएगा, यानी कि y नोट तो नाम किसी का भी नहीं होगा ना टेबल में, y1 y2, यानी कि नीचे से नाम शुरू हो रहे हैं और ऊपर वाला रह रहा है। लेकिन फॉरवर्ड टेबल में ये y नोट बन जाता है, नेक्स्ट वैल्यू y1 बन जाती है, फिर y2 बन जाती है, फिर y3 बन जाती है, y4 कोई भी वैल्यू नहीं बनती, यानी कि नेमिंग हम ऊपर से शुरू कर रहे थे,
जबकि बैकवर्ड में हम क्या कर रहे हैं, नेमिंग नीचे से शुरू कर रहे हैं। आप नोट डाल के कहीं भी लिख लेना ऐसे, ताकि आपको हमेशा ध्यान रहे कि फॉरवर्ड में हम नेमिंग स्टार्ट्स फ्रॉम टॉप, ठीक है, हम टॉप से स्टार्ट करते हैं, और बैकवर्ड में नेमिंग स्टार्ट्स फ्रॉम बॉटम, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बॉटम वाला नाम, मतलब फॉरवर्ड की बात कर रही हूँ तो नीचे वाला नाम कहीं यूज़ नहीं होगा, नीचे वाला नाम कट जाएगा, और अगर मैं बैकवर्ड की बात कर रही हूँ तो सबसे जो ऊपर वाला नाम होगा वो कट जाएगा, ठीक है। ऐसे निकालते हैं। अब अगर डेल स्क्वायर वाई निकालोगे, आप देखो फिर क्या निकालोगे, डेल स्क्वायर वाई निकालोगे तो 2 - 2 इज़ 0 एंड 1 - 1, 2 - 2 0, 1 - 2 इज़ -1, 1 - 1 इज़ 0। तो अब ये क्या है, बैकवर्ड टेबल है। देखिए अगर ये फॉरवर्ड टेबल होती तो इसका नाम, ये मैंने कैसे निकाला, यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है, अगर मैं फॉरवर्ड की बात करूँ तो ये डेल वाई नोट होता, ये डेल वाई वन होता, ये डेल वाई टू होता, और ये डेल वाई थ्री होता। और अगर बैकवर्ड की बात करूँ तो उल्टा सिंबल हो जाएगा, वाई वन हो जाएगा, उल्टा सिंबल हो जाएगा, वाई टू हो जाएगा, उल्टा सिंबल हो जाएगा, वाई थ्री हो जाएगा, उल्टा सिंबल हो जाएगा, वाई फोर हो जाएगा। क्या फ़र्क करेगा, यानी मैंने, अगर मैं फॉरवर्ड की बात करती तो ये मैंने क्या वैल्यू निकाली, डेल वाई वन माइनस डेल वाई नॉट निकाली। और इसका नाम कैसे लिखते हैं हम, क्योंकि आगे दोनों में डेल होता तो मैं डेल स्क्वायर लिखती, और फॉरवर्ड टेबल में जो बाद वाला नाम होता है वही आगे आता है, तो ये इसकी वैल्यू हो जाती है। बट अब ये बैकवर्ड है, तो बैकवर्ड में क्या होगा, मैंने क्या निकाला है, डेल वाई टू माइनस डेल वाई वन निकाला है, यही निकाला है ना मैंने। ये देखो, ये वाई टू, डेल वाई टू नाम है ना इसका, और इसका डेल वाई वन नाम है, तो 2 - 2 0 किया, यानी कि डेल वाई टू में से डेल वाई वन माइनस करा है। अब इसका नाम रखो, दोनों के आगे डेल, तो डेल स्क्वायर, बैकवर्ड टेबल है तो आगे वाला नाम आ जाएगा, बस ये आपका नाम हो गया। इसमें कुछ मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन की हेल्प से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। उसमें तो रह गया था ना वो वाला एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, वो मैंने आपको खुद करने को बोला था, मुझे नहीं पता आपने किया है या नहीं किया है, बट आसान था, हो जाता अगर आप करते तो। मैं इसका एग्जाम्पल करवा देती हूँ ना, तो वो अपने आप हो जाएगा, अगर नहीं भी आपसे हुआ होगा तो, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल नंबर 3 आपकी बुक में। देखो क्या कह रहे हैं, बाय कंस्ट्रक्टिंग डिफरेंस टेबल फाइंड द 7th and 8th टर्म ऑफ द सीरीज। फर्स्ट दो पार्ट है इसके, पहले में बोल रहे हैं ये फाइंड 7th and 8th टर्म ऑफ सीरीज। सीरीज क्या दे रखी है, 0 0 2 6 12 20, यानी आपको 7th and 8th टर्म निकालनी है। इट मीन्स 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म तो दे रखी है सीरीज की, 7वीं और 8वीं टर्म आपको सीरीज की निकालनी है, तो मतलब मुझे x की वैल्यू 8 तक लेनी पड़ेगी, ठीक है। देखो टेबल बनाते हैं हम, सबसे पहले x बाय 0, x की वैल्यू मुझे 8 तक लेनी पड़ेगी ना, 0 से नहीं स्टार्ट करते हम, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे है, ठीक है। 1 पे क्या वैल्यू है एक्स वाई की, देखो 0, 2 पे क्या वैल्यू है 0, 3 पे क्या वैल्यू है 2, 4 पे वैल्यू है 6, 5 पे वैल्यू है 12 और 6 पे वैल्यू है 20, और 7th और 8th वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप उसको कोई भी नाम मान सकते हो। से ए और बी मैंने यहाँ पे लेट कर लिया, आपकी बुक में भी ए और बी ही है, ठीक है। अब क्या बोला इन्होंने, हम बैकवर्ड टेबल, ये बैकवर्ड टेबल में एग्जाम्पल है ना, बैकवर्ड टेबल से करेंगे हम इसको, क्वेश्चन में वैसे लिखा भी होगा वो तो देख लेना आप। अब इसमें हम बैकवर्ड टेबल से इसको करते हैं, तो डेल ऑफ वाई निकाल लूँगी। तो पहले भी बताया था, इन दोनों के बिल्कुल बीच में आपने डिफरेंस लिखना है, क्योंकि अभी तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई हम बीच में लिखने से क्या फ़ायदा, ऊपर भी लिख दें तो गलत नहीं होगा। आगे आगे जैसे जैसे चैप्टर में आगे आगे बढ़ोगे, 1.2 में आओगे ना, तो 1.2 में एरर वाले क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको एरर तभी पता चलेगी जब आपने टेबल ढंग से बना रखी होगी। तो बीच में वैल्यू नहीं लिखोगे ना तो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। तो ये आदत शुरू से बना लेना अपनी, वैल्यूज़ को बीच में लिखने वाली, ठीक है। देखो 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे 0, बिल्कुल बीच में लिखने की कोशिश कर रही हूँ मैं, आप लिख लेना अच्छे से। 2 - 0 करोगे 2, 6 - 2 करोगे 4, 12 - 6 करोगे 6, 20 - 12 करोगे 8, a - 20 करोगे तो a - 20 और b - a करोगे तो b - a। निकाल दिया।
उसके बाद क्या निकालेंगे, डेल स्क्वायर वाई निकालेंगे। देखो 2 माइनस 0 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे करेंगे इनके बीच का डिफरेंस, तो a माइनस 20 माइनस 8, तो a माइनस 28, b माइनस a और प्लस 20, तो b माइनस 2a हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद डेल क्यूब y आएगा, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, a माइनस 28 माइनस 2, इट मीन्स 8 माइनस 30। यहाँ पे देखो क्या आएगा, b माइनस 2a प्लस 20 माइनस a और माइनस माइनस प्लस, तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ ना, क्या लिखूँगी मैं इसको, b माइनस 2a माइनस a माइनस 3a और प्लस 20 प्लस 28 प्लस 48। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, ये वाले ऑर्डर के सारे डिफरेंस तो कांस्टेंट आ गए और ये वाले ऑर्डर के सारे डिफरेंस क्या आ गए, ज़ीरो। तो हम क्या लिखेंगे, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी, दोबारा बता देती हूँ। अगर किसी ऑर्डर के डिफरेंस कांस्टेंट आ जाए और किसी ऑर्डर की डिफरेंस ज़ीरो आ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे टू ऑर्डर के डिफरेंस कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट वैल्यू है 2 2 2, कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे भी एक ही वैल्यू में पुट करोगे तो कांस्टेंट आएगी ना, तो इट मीन्स ये जो हमारा पॉलिनोमियल होगा ना वो एक सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल है। ये होता है जितनी भी डिग्री का आपका पॉलिनोमियल हो तो उतनी डिग्री की तो सारी वैल्यू कांस्टेंट आती है, और उससे एक नंबर ज़्यादा डिग्री की सारी वैल्यू क्या आती है, ज़ीरो। अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो n डिग्री के ऑर्डर तो कांस्टेंट आएंगे और n से ज़्यादा n+1 n+2 सब जीरो आएंगे, क्योंकि अगर आप इसको 0 माइनस 0 फर्दर कितने बढ़ा लो, 0 0 माइनस 0 0, तो 0 0 चलता रहेगा। इट मीन्स n+1 उससे ज़्यादा आपके ऑर्डर्स कैसे आएंगे, 0। तो यहाँ से आप लिखोगे कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टेबल दैट सेकेंड ऑर्डर डिफरेंसेस आर कांस्टेंट एंड थर्ड ऑर्डर डिफरेंसेस आर 0। अब अगर ये तीन वैल्यू 0 है तो ये पक्का है कि इनको भी 0 के इक्वल होना ही पड़ेगा, and for third order differences are 0, so obviously the polynomial should be of second degree। ये चीज़ आप लिखोगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, क्योंकि थर्ड ऑर्डर के डिफरेंसेस 0 हैं तो a माइनस 30 को भी 0 के इक्वल होना पड़ेगा और b माइनस 3a प्लस 48 को भी 0 के इक्वल होना पड़ेगा। अब अगर a माइनस 30 0 के इक्वल है तो इट मीन्स a की वैल्यू तो क्या है, 30 है। a की वैल्यू यहाँ पे उठा के पुट कर दो, b माइनस 30 इंटू 3 प्लस 48, b माइनस 90 प्लस 48, b माइनस 42 इज इक्वल्स टू 0, तो b कितना आ गया, 42 आ गया आपका। था कुछ मुश्किल, a और b की वैल्यू निकाल दी। a कौन सी टर्म थी, सेवन्थ टर्म थी, यानी कि यहाँ पे तो आएगा 30, यहाँ पे क्या आएगा 42। बस ये तो पूछा था आपसे कि सेवन्थ और एट्थ टर्म बताओ। ठीक है जी, अब इसी में सेकंड पार्ट और दे रखा है, वो अलग ही क्वेश्चन है, इसका कोई रोल नहीं है इसमें, वो भी बता देती हूँ मैं। देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, verify that the value of y when x is equals to 10 is 920 if y is equals to this and only 6 values of y corresponding to this are used। देखो क्या कह रहे हैं, आपको पॉलिनोमियल दे रखा है सबसे पहले तो ये, ठीक है। वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है कि अगर x 20 है ना, अगर x 20 है तो आपकी वैल्यू 920 आएगी, और ये है। और दूसरी चीज़ ओनली 6 वैल्यूज ऑफ y कॉरस्पॉन्डिंग टू x इक्वल्स टू, देखो मतलब ये कह रहे हैं कि x की ना 1 2 3 4 5 6 ये 6 वैल्यू पे ही आपकी ना y की वैल्यू यूज़ हो रही है, ये चीज़ कह रहे हैं ये। और 10 वैल्यू, x की 10 वैल्यू पे ना आपको ये वैल्यू निकालनी है। इट मीन्स आपको 6 तक की तो वैल्यूज़ देती, x अगर 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है तो इसमें से वैल्यू पुट करके मैं y की वैल्यू निकाल सकती हूँ। ये कह रहे हैं कि 6 ही वैल्यू आपने यूज़ करनी है, x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 बस, यानी कि x को 1 पुट करो y की वैल्यू निकालो, 2 पुट करो y की वैल्यू निकालो, 3 4 5 6 तक पुट करो y की वैल्यू निकालो। उसके बाद 10 पे वैल्यू शो करो कि 920 आएगी, मतलब टेबल की हेल्प से अब मुझे ना x इक्वल टू 10 तक जाना है। 6 तक तो यहाँ से चले गए, 7 8 9 10th वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो मेरे को इसको क्या लेट करना पड़ेगा। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। हिंट दे देती हूँ, बता देती हूँ, आसान है, कैलकुलेशन वर्क रह जाएगा, वो आप खुद कर लेना, ठीक है। और एग्जाम्पल है तो बुक में दे भी रखा है।
ये कह रहे हैं कि x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 6 तक पे वैल्यूज़ निकालो। x को 1 पुट करो, यहाँ क्या बनेगा 1 1 1 1। तो यहाँ पे देखो 1 का क्यूब 1, -1 का स्क्वायर 1, +1 और +10 कट जाएगा, क्या बना 10 + 1 11। तो x जब 1 है तो y की वैल्यू कितनी है 11। x को 2 पुट करो, 2 का क्यूब 8, -2 का स्क्वायर 4, +2 और +10, 8 और 2 10 और 10 20, 20 - 4 16। ये वैल्यू आ गई यहाँ पे। x को 3 पुट करोगे, 3 का क्यूब -3 स्क्वायर, ऐसे ऐसे सॉल्व कर लोगे सारी वैल्यूज़। मैं डायरेक्ट लिख दूँ, 3 पे आएगी 31, 4 पे आएगी 62, 5 पे आएगी 115, 6 पे आएगी 196। अब इन्होंने कहा सिर्फ आपको 6 ही वैल्यू यूज़ करनी है y की 6 वैल्यू के लिए, y की 6 तक की वैल्यू के लिए x को ये यूज़ करो, बाकी यूज़ नहीं करना। तो बाकी अब मैं क्या करूँ, मैं इनको मान लेती हूँ भाई a b c और d, और मेरे को शो क्या करना है कि जब x 10 है ना तो y की वैल्यू 920 है, यानी कि इस d की वैल्यू 920 आनी चाहिए। बट d की वैल्यू मैं डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकती, उसके लिए मुझे a b c निकालने पड़ेंगे। तो देखिए बैकवर्ड है तो मुझे ये निकालना पड़ेगा। 16 - 11 करोगे 5, 31 - 16 करोगे 15। सारी वैल्यूज लिख दूँ मैं फटाफट से, 31 53 81, a - 196, b - a, c - b, d - c। फिर एक बात और, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, वैसे तो होना चाहिए, बट अगर नहीं है तो परचेज़ कर लेना, क्योंकि इस वाले बुक में ना साइंटिफिक कैलकुलेटर का काफ़ी यूज़ होगा और एग्ज़ाम में भी आपको अलाउड होता है, एग्ज़ाम में भी लेके जाना आपको पड़ेगा। तो क्वेश्चंस मैं आपको उसकी हेल्प से करके भी दिखाऊंगी, अगर आपको यूज़ करना नहीं आता है तो हम यूज़ करना भी साथ साथ सीख लेंगे और क्वेश्चन ईजिली आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि लॉग वाले क्वेश्चन आएंगे तो लॉग वैल्यू निकालने का टाइम नहीं होता है पेपर में, डायरेक्ट उसमें बस साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके आना जिसमें आपके साइन कोस लॉग ये वाले फंक्शंस होते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप डुप्लीकेट लेके आते हो फिर ओरिजिनल लेके आते हो, क्योंकि ओरिजिनल कुछ 800 से 750 का आता है आई थिंक, और डुप्लीकेट वाला 200 250 का आता है। आप देख लेना, अगर आपको लगता है कि यूज़ ज़्यादा होगा बाद में भी होगा तो मर्ज़ी आपकी, वो जैसे भी आप देख लेना। मैं तो कहूँगी कि 200 250 वाला ले आना। ठीक है, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो उसको ज़रूर परचेज़ कर लेना। ठीक है, देखो अब ये निकालती हूँ मैं फटाफट से, 6 6 6। तो अब आपके कांस्टेंट डिफरेंस आने शुरू हो गए, a - 305, b - 3a + 4 7 3, c - 3b + 3a - 196, d - 3c + 3b - a। ठीक है, देखो अब थर्ड ऑर्डर के डिफरेंस कांस्टेंट आ गए, तो इसका मतलब देखो अब यहाँ पे ना मुझे ये वाला निकालने की ज़रूरत नहीं है, 0 0 करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को इक्वेशन चाहिए थी और वो इक्वेशन मुझे यहीं से मिल गई ABCD की वैल्यूज़ निकालने के लिए, तो ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है। तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि भाई थर्ड ऑर्डर की डिफरेंस है ना कॉन्स्टेंट है। अब कॉन्स्टेंट है तो इसका मतलब यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू देखो कैसे निकलेगी। देखो ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, तो इसका मतलब ये भी 6 के इक्वल होगी, 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 क्योंकि मेरे को वैल्यूज़ निकालनी है अब सारी की सारी। अब अगर मैं फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंस ले लेती तो 0 हो जाता, ये 0 हो जाता, ए की वैल्यू यहाँ से निकल जाती, फिर इसके अंदर पुट कर लेते, तो इसलिए हमने इसको यहाँ तक करा। और क्योंकि ये कॉन्स्टेंट वैल्यू मुझे मिल गई 6, तो मैं अब ABCD की वैल्यू यहाँ से ईजिली निकाल सकती हूँ। a - 305 6 के इक्वल है, तो यहाँ से डायरेक्ट a की वैल्यू कितनी आ गई 311। a की वैल्यू इसमें आ गई, तो बस अब आगे आगे पुट करते रहो। b - 3 × 311 + 473 = 6। इसको सॉल्व करने के बाद आपको b की वैल्यू मिल जाएगी 466। फिर c की निकालनी है तो a की पुट कर दो, यहाँ पे b है, b आएगा, यहाँ पे 466 आएगा। कर लेना ये आप कैलकुलेशन वर्क, तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब सी की वैल्यू आपकी 667 आएगी और फाइनली आपकी डी की वैल्यू ना 920 आ जाएगी। बस हमें यही शो करना था कि डी की वैल्यू क्या आएगी, 920 आएगी, यही हमारा मेन काम था।
ठीक है। और अगर आप एक काम और करके देख सकते हो, ये तो बैकवर्ड टेबल सीख है, अगर यही सेम क्वेश्चन फॉरवर्ड से भी करोगे तो सेम आंसर आएगा। डी की वैल्यू ये नहीं है कि कुछ और आ जाएगी, नहीं सेम आएगी, सिर्फ और सिर्फ नोटेशन का फ़र्क होता है। अब मेरे को बात बताओ, अगर फॉरवर्ड टेबल होती तो भी मैंने करना तो 15 - 5 ही था ना, आंसर तो मेरा 10 ही आएगा। बस नाम में फ़र्क हो जाता है कि y0 की वैल्यू बनेगी या y1 की वैल्यू बनेगी, और ये सेम साइन है ना चेंज हो जाती है, यही फ़र्क रहता है, नोटेशंस चेंज हो जाती हैं बट करने का तरीका यही रहेगा। कोई क्वेश्चन फॉरवर्ड वाला बैकवर्ड से करके देखना, बैकवर्ड वाला फॉरवर्ड से करके देखना, आपके मन में अगर कोई डाउट होगा, दिमाग में माइंड में कोई डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आएगा, बस आपको नाम पता होने चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए ये चीज़ कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि 20 ईयर बताओ इस टेबल में क्या है डेल, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहले तो ये देख लो ऊपर से स्क्वायर है तो फिर स्क्वायर में टर्म आएगी, फिर ये देखो कि बैकवर्ड टेबल है या फॉरवर्ड टेबल है। अगर बैकवर्ड टेबल है, पहले फॉरवर्ड का बता दीजिए, अगर फॉरवर्ड टेबल है तो ऊपर वाले से हम नाम शुरू करते हैं, और अगर बैकवर्ड टेबल है तो नीचे से नाम शुरू करते हैं, यानी कि ऊपर वाला इंक्लूड नहीं होता हमारे नाम में। ठीक है, तो ऐसे आप इसको समझ सकते हो, नाम आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपका क्या रह गया, एक थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम, वो तो फिर अगर इसमें तो नहीं होगी कंप्लीट। एक काम करती हूँ, मैं आपको ऑपरेटर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं छोटी छोटी, वो बता देती हूँ। ठीक है, क्योंकि उसमें को समझाने वाला तो है नहीं, तो ये हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, फर्स्ट फटाफट कंप्लीट करवाने की कोशिश करती हूँ। देखो डेल ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली है कि डिफरेंस ऑफ अ कांस्टेंट इज ज़ीरो। देखो अगर आप किसी कांस्टेंट का डिफरेंस लो ना, डिफरेंस ऑफ अ कांस्टेंट इज ज़ीरो, डेल सी हमेशा ज़ीरो होता है, किसी कांस्टेंट का अगर आप डेल लोगे ना तो वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, उसके बाद डेल सी निकालो या फिर सी डेल निकालो, इट मीन्स द सेम। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे क्वेश्चन में हमें काफ़ी हेल्प कर देती है। उसके बाद या फिर कंपल्सरी में पूछ लें तो कुछ नहीं पता, डेल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव नाम से पता चल जाता है आपको कि अगर दो नंबर के साथ डेल लगा है तो ये इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, डेल ऑफ एफ प्लस डेल ऑफ जी में, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिर फोर्थ वन क्या कहती है, इन सबके प्रूफ भी हैं, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। देन क्या है आपकी, अगर ए बी कॉन्स्टेंट है, देखो अगर ए बी कॉन्स्टेंट है तो इसको मैं कैसे सोल्व करूँगी, कॉन्स्टेंट टर्म तो बाहर आ जाएगी, डेल एफ के साथ लग जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी और डेल जी के साथ लग जाएगा। यहाँ पे लिख देना कि ए बी अगर कॉन्स्टेंट है तो। ठीक है, फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसका मतलब क्या है कि ये डेल इंटू डेल है, इसका मतलब ये होता है कि ऑपरेटर दो बार है। ठीक है, देन सिक्स प्रॉपर्टी है कि डेल ऑफ, अगर ना डॉट प्रोडक्ट में है, अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो इसका पूरा प्रूफ है, आप इसको लर्न कर लेना, प्रूफ कर लेना, आपकी मर्जी है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच डॉट डेल जी एक्स प्लस जी एक्स और साथ में डेल ऑफ एफ एक्स। मतलब क्या किया हमने, डेल ऑपरेटर था ना, एक्स में एक वैल्यू ऐड कर दी डेल जी एक्स के साथ, जी एक्स एज इट इज़ और डेल एफ एक्स के साथ। ऐसे ही डिवीजन में है एक, अगर डेल हो, एफ एक्स हो और जी एक्स हो, कुछ भी नहीं करना होता इनके प्रूफ में ना। डेल एफ एक्स की वैल्यू पता है आपको, उसकी वैल्यू लिख दो, जी एक्स की वैल्यू पता है, उसकी वैल्यू लिख दो, दोनों का ले दो एलसीएम, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है टर्म्स को, वो बुक में देख लेना कि क्या करनी है, बस कुछ करवाने वाला नहीं है इसलिए नहीं करवा रही। इसकी अगर आप सॉल्व करोगे ना पूरा तो इसका सॉल्यूशन ही आता है। ठीक है, तो ये क्या आपकी डेल की प्रॉपर्टीज़ है। उसके बाद तो ये वाली थ्योरम रह जाती है एक आपकी, कुछ प्रूव्स हैं। और हाँ, शिफ्ट ऑपरेटर, ऑपरेटर जो ई है ना, ये आपका काफ़ी यूज़ होगा। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, दो प्रॉपर्टीज़, रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस, रिलेशन बिटवीन ई एंड डेल ऑपरेटर, ये डायरेक्ट हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, इससे हमारा क्वेश्चन बड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है। तो इसकी तो अलग सी वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी। फिर उसके बाद थ्योरम है, तो थोड़ी दो थ्योरम रह गई अब आपकी, मेन दो थ्योरम्स रह गई हैं, शिफ्ट ऑपरेटर ई की प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी, जल्दी हो जाएगा। 1.2 में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कंसेप्ट है एरर वाला, एक टेबल समझानी है मुझे आपको, 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज में, पाँचों के पाँचों से हो जाएंगे। तो फटाफट इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, अपने साथ साथ कर लेना, कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझसे फटाफट साथ साथ अपना पूछ लेना। ठीक है,
इस बुक को हम जल्दी ख़त्म करेंगे तभी हम उन दोनों बुक पे फोकस कर पाएंगे ना। मैं सोच रही हूँ ये वाली बुक आपकी जल्दी ख़त्म हो जाए क्योंकि आसान बुक है। ओके, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। किसी को भी किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आपको मैं ज़रूर बता दूंगी। और अगर कोई डाउट ना हो, समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वो भी बता देना, क्योंकि अच्छा लगता है अगर आप कहते हो कि हाँ हमें समझ में आ गया, तो और कुछ नहीं मिलता। वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर देना ऑल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।